अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ रोज़नामा सियासत के मुमताज़ कॉलम निगार और शहर के जाने माने सहाफ़ी नईम वजाहत साहब जो है बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन आज की हमारी बात जो है हिंदुस्तान की सियासत पे होगी, जमहूरियत पे होगी, और ये जो हिंदुस्तान की जमहूरियत, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का जो इलेक्शन चल रहा है उस इलेक्शन पे बात होगी। आज ये तवील तरीन इलेक्शन रहा है और अब आखिरी मरहला इलेक्शन का जो है हफ्ते के दिन होगा, और इंतखाबी मुहिम जो थी वो गुज़िश्ता रोज़ जो है इख्तिताम पज़ीर हो गई है और सारी दुनिया की नज़रें इस इलेक्शन पे हैं। हिंदुस्तान के लोग भी बड़ा तजस्सुस में हैं कि होने क्या वाला है, नतीजा क्या निकलेगा, कौन जो है फातेह होगा, कौन शिकस्त खाएगा, क्या वज़ीर-ए-आज़म मोदी दोबारा जो है इक़्तिदार में आएंगे या फिर ये जो इंडिया इत्तेहाद है वो मोदी को शिकस्त देने में कामयाब होगा। इस बात को लेकर तजस्सुस बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है और इसी तजस्सुस में आज हमारी बात होगी नईम वजाहत साहब से। तो नईम साहब, आपको क्या लगता है आखिरी मरहला 27 सीटों के लिए अभी 57 सीटों के लिए अभी हो रहा है, तो इस मरहले की क्या रुझान है और इस मरहले के बाद किस तरह के हालात हम फेस करेंगे? देखिए, 1 जून को मुल्क के 57 लोकसभा हलकों में आखिरी मरहले की रायदही होने वाली है जी। इसके बाद मैं समझता हूँ 2-4 दिन गैप रहेगा, फिर 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे जी। अक्सर देखा गया तो शाम में 1 तारीख को 6 बजे एग्जिट पोल आना शुरू होते हैं जी। बिल्कुल, अक्सर एग्जिट पोल करीब गए हैं जी। बहुत से, हम ये नहीं करेंगे पूरे एग्जिट पोल दुरुस्त साबित हुए हैं जी, बेशतर दुरुस्त साबित हुए हैं। इस तरह से कर हमको ये 4 तारीख से पहले 1 तारीख के दिन भी अब तकरीबन मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी पार्टी इस मरतबा बाजी मारेगी, या बीजेपी अपने इक़्तिदार को बचा पाएगी, फिर या इंडिया इत्तेहाद जो है बीजेपी से या फिर एनडीए से इक़्तिदार छीन लेगी। इस पर पूरे मुल्क में मुबाहिस जारी है जी। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर सट्टा बाजार गर्म है जी। लोग शर्तें लगा रहे हैं जी। और पार्टी कायदीन और कारकुनों में जो मुकाबला करने वाले उम्मीदवार हैं उनमें भी एक उलझन पाई जाती है जी। अब तक 6 मरहलों के जो इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर मुख्तलिफ पार्टी के उम्मीदवारों ने और पार्टियों ने अपनी अपनी कामयाबी का बूथ लेवल पर जायज़ा लिया है और इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि हम कामयाब होने वाले या हम शिकस्त से दो-चार होने वाले। लेकिन हर कोई उम्मीदवार जब उसे ये मालूम भी हो गया है कि वो शिकस्त से दो-चार होने वाला है, फिर भी वो आखिरी दिन तक यही कह रहा है कि हम जीतने वाले, हम जीतेंगे। तो जिसकी वजह से लोगों में, पार्टी के लोगों में और आवाम में एक तजस्सुस पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मरतबा जो क्रॉस वोटिंग है वो अहम रोल अदा करेगी और खामोश वोटर जो है वो कामयाबी में किसी की भी कामयाबी में असरअंदाज होंगे। अब ये कहा जा बीजेपी ये कह रही है कि अब की बार 400 पार, लेकिन ये जो नारा है इस मरतबा बीजेपी के लिए उतना आसान नज़र नहीं है। आसान यकीनन, देखिए जैसा कि आमतौर पे होता आया है, हम अगर 70 साल की हिस्ट्री देखेंगे इंडिया की जमहूरियत की, तो 70 साल में हमने कभी भी ये जो है एक्सपीरियंस नहीं किया है कि कोई भी हुकूमत 2 मियाद मुकम्मल करने के बाद फिर तीसरे मियाद में लौट के आई है। ऐसा तो जो है हिस्ट्री में आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है सबसे मकबूल लीडर माने जाते थे आज़ादी के बाद, पहले वज़ीर-ए-आज़म हमारे, उनके दौर में भी 2 मियाद मतलब 10 साल की तकमील के बाद लोगों ने हुकूमत बदल दी थी, वज़ीर-ए-आज़म बदल लिया था। तो अब भी लोगों का यही कहना है कि हम वज़ीर-ए-आज़म मतलब है कि लोगों का यही कहना है कि तीसरी मियाद के लिए शायद जो है मौजूदा जो सरकार है, बीजेपी सरकार है या फिर एनडीए की इत्तेहादी सरकार है, वो तीसरी मियाद के लिए शायद नहीं आ पाए, ये लोगों का कहना है। वैसे रुझानात भी जैसे कि आपने कहा, यकीनन जो है एग्ज़िट पोल की अगर हम बात करें तो 1 तारीख को शाम में 6 बजे के बाद गालिबन जो है मुख्तलिफ़ टीवी चैनलों की जानिब से एग्ज़िट पोल रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा रखी है और कहा गया है कि जब तक के पूरे इलेक्शन के 7 मरहले पूरे नहीं हो जाते एग्ज़िट पोल नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि 6 बजे हम हफ्ते के दिन कल 6 बजे हम जो है एग्ज़िट पोल भी देख लेंगे। लेकिन अब साथ ही साथ जो है कुछ जैसे तशवीश की बात है बताई जाती है, लोग कहते हैं कि क्या मशीनों में वाकई मुदाखलत हुई है
1 करोड़ वोटों की ज़्यादती, 2 करोड़ वोटों की ज़्यादती, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से परसेंटेज का जो है वक्तन फ़वक्तन बढ़ा दिया जाना, इस मामले को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे। और फिर अभी राहुल गांधी का आज एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं, अपने वर्कर्स से हिदायत देते हैं कि इंडिया इत्तेहाद जीत रहा है, लेकिन आपको रात दिन स्ट्रांग रूम से जहाँ पे जो है मशीनें रखी गई हैं जो काउंटिंग से पहले, उन पे गहरी नज़र रखी होंगी। इस सारे जो है मंजर को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अब ये बात खुल के सामने आ गई है कि मुकाबला टक्कर का है। जी, ये बीजेपी और फिर नरेंद्र मोदी या अमित शाह जिस तरह से कह रहे हैं कि मुकाबला एक तरफा है, बीजेपी 400 के पार जाएगी, अब ये होने वाला नहीं है। जी, लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर आया है। अभी हमने अपनी निजी गुफ्तगू में भी डिस्कशन किया है कि हिंदुस्तान के 70 साल के इलेक्शन के बाद जिस तरह पहली मर्तबा लोकसभा इलेक्शन को लेके लोगों में मुख्तलिफ राय पाई जाती है, इस तरह के शऊर लोगों में पहले कभी नहीं देखा गया है। बिल्कुल यकीन। इस मर्तबा बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। गली नुकड़ पर, तकारीब में लेके चले जाइए, कोई भी प्रोग्राम में जाइए, इस मर्तबा कौन जीतेगा इसके ऊपर बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल। तो अब ये रही बात ये कि क्या इंडिया इत्तेहाद जो है वो बाजी मार लेगा या फिर एनडीए जो है वो अपना कब्जा बरकरार रखेगा। इसके लिए लोगों को अभी मज़ीद 3-4 दिन का इंतज़ार है। लेकिन आमतौर पर यही कहा जा रहा है, जहाँ से भी हम बात कर रहे हैं, अपने स्टेट में ले लीजिए या फिर कोई स्टेट में ले लीजिए, आपने 10-10 साल की बात की है हुक्मरान। जी बिल्कुल। मैं आपको मुत्तहदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तारीख के बारे में बताता हूँ। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 1994 से 2004 तक तेलुगु देशम की हुकूमत थी। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की हुकूमत थी। फिर 2014 से 2024 तक बीआरएस की हुकूमत थी। अब फिर दोबारा कांग्रेस आई है। तो मुल्क में भी शायद इस तरह के रुझानात आ सकते हैं, हालात भी ऐसी नज़र आ रहे हैं। अब हमने हमने यह एक बार देखा कि आईपीएल हिंदुस्तान का मकबूल तरीन क्रिकेट गेम है आईपीएल। इसमें भी 10 साल के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स टाइटल कामयाब जीती है। तो लोगों की बात यही कही जा रही है कि 10 साल के बाद कुछ तब्दीलियां होने वाली है। वो क्या तब्दीलियां होंगी या नहीं होंगी, इस पर हमें 4 तारीख को उसका पता चल जाएगा। लेकिन अवाम में तजुज़ बाकी है, बरकरार है, और सट्टे बाज़ार भी हालात पर नज़र रखते हुए कौन सी जमात पर कितना पैसा लगा रहे हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, यकीनन ये अहम तरीन बात यह है कि सट्टा बाज़ार भी जो है अपनी गर्मी पे आ गया है। अभी हमने आईपीएल के मैचेस में भी देखा कि सट्टा बाज़ार अपने उरूज पे था। करोड़ों रुपए की जो है सट्टेबाजियाँ हुई हैं। कहा जाता है कि एक एक मैच पे करोड़ों रुपए लगाए गए हैं। अब यही सूरत हाल जो है इस इलेक्शन की भी हो रही है कि सट्टा करोड़ों रुपया बल्कि हज़ार करोड़ रुपए की जो है सट्टेबाजी की जो है खबरें आ रही हैं कि कौन सी पार्टी कैसे जीतेगी, क्या जीतेगी। बहरहाल ये तो हमारा तो जो है सट्टा बाज़ार से हमारा जो है कोई खास दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। ये एक अलग जो है मतलब एक फील्ड है, ये एक अलग मामला है। लेकिन अगर सियासी गलियारों की हम बात करेंगे तो जैसा कि अभी एक खबर आ रही है कि केजरीवाल फिर से जेल में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जो उनको मौका मिला उस मौके में उन्होंने जो है इंडिया इत्तेहाद को जो है मजबूत करने में अपना रोल अदा किया। उनका जो एक कमेंट था कि अब जो है मोदी नहीं रहेंगे, 75 ईयर्स के बाद बीजेपी जो है किसी को भी नहीं रखती है वज़ीर आज़म के पद पे, आप जो है अमित शाह बनेंगे। इसका भी जो है हमने देखा कि इलेक्शन के दौरान में बड़ा असर दिखाई दिया। या फिर ये भी कहा कि योगी को हटा देंगे, इस तरह की बिल्कुल उन्होंने कहा कि 2 महीने में योगी चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हट जाएंगे। तो उनके ये जो मतलब ये कि ये बयान था जेल से निकलने के बाद, उसका भी कहा जाता है कि यूपी और ख़ास तौर पे जो है नॉर्थ बेल्ट जो हम कहेंगे, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, जबकि वो इलेक्शन वहाँ पे हो रहे थे या फिर आने वाले दिनों में होने वाले थे, वहाँ बड़ा असर इसका देखा गया है। और अमित शाह को बार बार कसमें खानी पड़ी कि नहीं 2029 तक मोदी ही जो है क़यादत करेंगे, पार्टी की भी और वज़ीर आज़म के ओहदे पे भी वही जो है बरकरार रहेंगे। बीजेपी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि 75 के बाद किसी को हटाया जाए, मतलब 75 ईयर्स के बाद। तो इस तरह के जो है बड़ी जो है बहस होती रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जैसा कि आपने कहा आवाम में भी
इन बहसों को लेके बड़ी जो है दिलचस्पी देखी गई है। हैरतअंगेज़ तौर पे हम देखते हैं कि एक आम आदमी जिसके बारे में हम तवक्को भी नहीं कर सकते कि कभी ये कहा जाता था कि एक आम आदमी, एक रक्षा पुल्लर या फिर जो है एक दिहाड़ी का मजदूरी जो सड़क पे बेच के जो है फल तरकारी बेचने वाला, उसका वोट से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन पहली बार उन लोगों में भी तजस्सुस देखा गया है। और देखिए, इंडिया में सबसे बड़ा रुझान ये रहा है कि जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जो है अपने जलसों में खुल के कहा कि हम जो है मतलब है कि आपका रिजर्वेशन छीन के SC/ST को उन्होंने अपनी जानिब राग़िब करने के लिए कहा कि आपका रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दिया जाएगा। फिर उन्होंने एक इलेक्शन में राजस्थान में कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को और फिर जो है मुसलमानों को आपकी संपत्ति, आपकी जायदाद, आपके सोना जो है छीन के बांट दिया जाएगा। तो ये जो मजहबी बुनियादों पे जो है बीजेपी ने खेल खेलने की कोशिश की थी, तो इसका क्या आपको अभी भी असर दिखाई देता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे जहाँ तक इल्म है जी, जुनूबी हिंद में 136 जी पार्लियामानी नशिस्तें हैं जी। मैंने समझता कि मुश्किल से शायद बीजेपी 30 तक भी जाएगी जी। 100 जो नशिस्तें हैं वो इंडिया इत्तेहाद के, इंडिया अलायंस के हाथ में है ये। और ये कहा जा रहा था कि पहले हम देखेंगे गुजरात, हरियाणा और आपका दिल्ली और मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये पूरे के वन साइड बीजेपी की साइड गुज़श्ता इंतखाबात में लोकसभा में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस मरतबा देखा जा रहा है कि गुजरात में भी इंडिया इत्तेहाद के कुछ कैंडिडेट जीत सकते हैं, हरियाणा में भी कुछ जीत सकते हैं और दिल्ली में भी कुछ जीत सकते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जीत सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये जो इत्तेहाद है तकरीबन 30 से 35 नशिस्तों तक जीत सकता है। जब इतना बड़ा बीजेपी को नुकसान हो रहा है तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी को 400 नशिस्तें आएंगी? बिल्कुल यकीनन। देखिए, खाली जज्बात ने बह के या फिर बीजेपी की मोहब्बत में या फिर मोदी की बातों से मुतासिर होकर बातें करना अलग बात है, ज़मीनी तौर पे इंतखाबी जायज़ा लेना अलग बात है। मैंने जिन रियासतों का नाम लिया है उन रियासतों में बीजेपी की 2019 में हवा चली थी। अब देखिए, आप हमारा पड़ोसी रियासत कर्नाटक ले लीजिए, जहाँ पर 28 लोकसभा नशिस्तें हैं, जिसमें 26 पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी 2019 में। लेकिन इस मरतबा मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर अब 28 में से 20 नशिस्तें कांग्रेस जीत सकती है, और भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते होंगे। लेकिन मैं सिर्फ यही रख रहा हूँ कि मैं बीजेपी को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। 14 नशिस्तों पर शायद कांग्रेस को लेकर चल रहा हूँ। देखिए, आपने कर्नाटक की बात की तो बहरहाल बात से बात निकलती है प्रज्वल रेवन्ना जी, जो JDS के जो है साबिका वज़ीर-ए-आज़म देवेगौड़ा के पोते हैं, JDS के लीडर हैं, MP हैं, सिटिंग MP हैं, और फिर वो NDA इत्तेहाद बीजेपी के साथ उनकी पार्टी इत्तेहाद करी, मतलब एक इलेक्शन में उनका इत्तेहाद था और उन पे केसेस, जाहिर सी बात है फाहिश वीडियो का केस आया, उसका असर कहा जाता है कि कर्नाटक में बहुत देखा गया। अजीब इत्तेफाक के आज वो इंडिया में गुज़िश्ता शब वो आए, उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर आज उनको जो है अदालती तहवील में दिया गया है 6 दिनों की। तो क्या लगता है नईम साहब, ये जो मतलब एक प्रज्वल रेवन्ना का जो वीडियो, मतलब फाहिश वीडियो लीक हुआ था, उसका असर भी क्या कर्नाटक पे जो है देखिए रहा है? आपने प्रज्वल रेपन्ना की बात की, जी जी, रेवन्ना आप बोल लीजिए, बिल्कुल, लेकिन रेपन्ना है वो। मैं समझता हूँ उन्होंने आखिरी मरहले से एक दिन पहले, राय देने से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले किया है। जी बिल्कुल। अगर वो पहले ही हिंदुस्तान आ जाते तो मैं समझता था कि बीजेपी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचता था। मतलब ये क्या उनको एक प्लानिंग के तहत रोका गया, जर्मनी में रोका गया जी, और ये कहा गया कि आप आइए जी, लेकिन आखिरी दिनों में आइए। अगर पहले आता तो फिर मसला और गर्म हो जाता, लोग और नाराजगी का इजहार करते। लिहाजा उन्होंने बीजेपी और JDS ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आखिरी दिन उन्हें बुलाया है। अगर वो पहले आ जाते तो एक बड़ा इशू हो जाता था और बीजेपी को नुकसान हो जाता था, नेशनल लेवल पे बन सकता था। राहुल गांधी ने भी बहुत इस मसले को उठाया। देखिए, जितना भी मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने
बहुत एहतराम से मसले को उठाया है। जी, ख़वातीन का एहतराम को मलहूज़ रखते हुए इसको इशू बनाते हुए पेश किया है। अगर इसकी जगह अगर कांग्रेस का कोई एमपी होता, अगर वही बीजेपी के हमारे मोदी होते या फिर और कोई होते, तो इसको तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का इशू बनाए थे, बल्कि वर्ल्ड का इशू बनाए थे उसको। बिल्कुल। हमारी जो गोदी मीडिया है इसको तो और भी मजे वही लेके करती, ख़वातीन के दुश्मन इस तरह से पेश करती। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो गोदी मीडिया है, जिसको जमहूरियत का चौथा सतून कहा जाता है, वो उसने इस मामले में मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है, बल्कि ब्लैकआउट किया है, ब्लैकआउट किया है। खबर अगर वही कोई और कांग्रेस का होता या कोई और जमात का होता तो उसको फिर इस तरह से रोजाना पेश किया जाता कि उसने बहुत बड़ा जुर्म। लेकिन रेपन्ना के बारे में बीजेपी ने या फिर जेडीएस ने ऐसा कोई काम नहीं बताया, ना ही किसी ने बताया है। तो कहना ये चाहता हूँ कि आप देखिए, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, जनसेना और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद हुआ था। आंध्र प्रदेश में बीजेपी कुछ भी नहीं थी। इस मरतबा शायद कुछ इत्तेहादी में कुछ उनको कुछ फायदा होने के इम्कान थे। कितने हो सकते हैं वो तो अभी बता नहीं सकते, लेकिन कम से कम उनका वहाँ खाता खुल सकता है, ये कहा जा रहा है। अब रही बात आपके तमिलनाडु में तो बीजेपी कुछ भी नहीं है। आगे तो शायद एक आध आ सकती होंगी। रही बात महाराष्ट्र में लास्ट टाइम पे तेलुगु देशम शिवसेना और बीजेपी का इत्तेहाद था। तो मैं समझता हूँ कि 48 नशिस्तों में से 39 कुछ ऐसा 40 के करीब दोनों इत्तेहाद को कामयाबी मिली थी। इस मर्तबा वहाँ पर बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ दिया है, एनसीपी को तोड़ दिया है, और कांग्रेस के बड़े कायदीन को बीजेपी में शामिल कर मतलब एक मानो में कांग्रेस को भी तोड़ा गया है। हर तरीके से तोड़ा के इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अब वहाँ पर एक रीजनल पार्टियां नहीं है, रीजनल पार्टी में 2 रीजनल पार्टियां बन गई, अलग पार्टियां बन गई। शिवसेना है, शिवसेना में 2 पार्टियां बन गई हैं। एनसीपी है, एनसीपी में 2 पार्टियां बन गई हैं, और कांग्रेस के अहम जो कायदीन थे उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। तो ऐसी सूरत में महाराष्ट्र की अवाम किस पर भरोसा करती है, ये बहुत बड़े काबिल गौर सोचने वाली बात है। केरला में तो मैं समझिए कि आप वहाँ पर तो बीजेपी है ही नहीं, बिल्कुल बीजेपी की जो है नो एंट्री। तो रही बात आपके बिहार, सबसे बड़ी रियासत है बिहार में जिस तरह से पलटू चाचू के नाम से जिन्हें बुलाया जाता है, पलटू चाचा के नाम, तो वो अवाम में अब उतने मकबूल नहीं है, बल्कि उन्हें ये कहा जाता है कि ये सियासी मुफाद परस्त कायद है। लिहाजा इस मरतबा वहाँ पर लालू प्रसाद के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो उन्होंने 200 से ज़्यादा इंतखाबी मुहिम चलाई है, और ये कहा जा रहा है कि इस मरतबा इंडिया इत्तेहाद बिहार में अच्छा मुजाहरा करेगा। यकीनन तो देखिए, पहले की बनिस्बत जहाँ बीजेपी डाउन हो रही है, वहाँ पर इंडिया इत्तेहाद की जमातें मजबूत हो रही हैं। तो उस लिहाज से यहाँ तक कहा जा रहा है कि हरियाणा में भी किसानों की वजह से बीजेपी की मकबूलियत घटी है। पंजाब ले लीजिए, पंजाब में वही हाल है आपका। बिल्कुल, पंजाब में आप मगरबी बंगाल ले लीजिए, मगरबी बंगाल में भी वही हाल है। अब जितने बीजेपी के मगरबी बंगाल में है, मैं बीजेपी को उतना ही दे रहा हूँ और कम नहीं कर रहा हूँ। पर उसके बावजूद भी इतना हम तमाम रियासतों का अहाता करते हुए हम हिसाब का किताब कर लें तो नहीं लगता कि बीजेपी 190 से 220 या 230 तक जाएगी, उससे ज़्यादा मतलब है कि वो जादुई आंकड़े तक पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया इत्तेहाद और एनडीए में टक्कर का मुकाबला है, क्योंकि ज़बानी बातें या फिर किसी की सुनी बातें नहीं है। ये हम आपको तमाम स्टेट्स का अहाता कर रहे हैं, कौन से स्टेट में कितने नशिस्तें हैं, लास्ट गुज़िश्ता 2019 में बीजेपी कितनी जीती थी, इस मरतबा क्या पोजीशन है, क्या होने वाला है, इसके सामने आपके सामने रिपोर्ट पेश की गई। यकीनन नाज़रीन, नईम वजाहत साहब ने जो है स्टेट वाइज जो है ख़ास तौर पे जनूबी हिंद और फिर जो है शुमाली हिंद के भी अहम तरीन रियासतों, ख़ास तौर पे जैसे महाराष्ट्र का उन्होंने जिक्र किया, बिहार का जिक्र किया, हरियाणा का जिक्र किया, यूपी का जिक्र किया, बंगाल के हवाले से भी जो है जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश जो बीजेपी के गढ़ समझे जाते हैं, वहाँ पर भी बीजेपी को अब बिछड़ता हुआ देखा जा रहा है। यकीनन देखिए नाज़रीन, जैसा कि अभी नईम साहब कह रहे थे, तो अगर हम इस सूरत हाल को देखेंगे तो इस बात से बिल्कुल भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता कि अब की बार बीजेपी ये इलेक्शन लूज़ कर सकती है, और इसी की शायद जो है
एहसास वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हुआ है कि वो अचानक कन्याकुमारी चले गए हैं, मुराक़बे में वो चले गए हैं। उससे पहले उन्होंने पूजा भी की है। अब और जो है हमारे कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये नया नाटक शुरू कर दिया है। तो नहीं था कि आपको नाटक समझेंगे। आप देखिए, यकीन मानिए, मोदी ने, मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के ऐसे पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनकी वजह से मुल्क को शोहरत कम हुई है और बदनामी ज़्यादा हुई है जी। और जिस लबो लहजे का नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया है, खास तौर पे ये इलेक्शन के इंतखाबी जलसों में कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इस तरह की बात नहीं की। देखिए, पहला जब उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया था, बेशक बीजेपी ने सबसे पहले इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। तो नज़र आ रहा था कि 10 साल तक अवाम ने बीजेपी को हुकूमत करने का मौका फराहम किया, लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी वैसे थे वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को तरक्की देने, बेरोज़गारी का खात्मा करने, मुल्क की माशियत को मुस्तकम करने, लोगों को नए नए रोज़गार फराहम करने के लिए कोई काम नहीं किया। ना ही ज़राए शुबे को उन्होंने तरक्की दी है, ना ही जो पानी हमारा समंदर में ज़ाय हो रहा है उसको इस्तेमाल करने की कोई कोशिश की है। अगर की होती तो इंतखाबात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म हो या फिर अमित शाह हो या बीजेपी के दूसरे मरकज़ी वज़रा बीजेपी के 10 साल के कारनामों को अवाम के सामने पेश करते हुए अवाम से वोट मांगते थे। लेकिन बीजेपी ने ऐसा काम नहीं किया। यकीनन नईम साहब, इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी अवाम के सामने अपने कारनामों को ले जाने में नाकाम हो गई। तो बहरहाल जो है ये हम कौमी जो है मंजरनामे की बात कर रहे थे। अब कुछ रियासत की सियासत की भी बात हम करेंगे। ख़ास तौर पे तेलंगाना में जो है अब देखिए 2 जून को तेलंगाना के यौम तासीस 10 साल तेलंगाना के क़याम के हो गए हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे यौम तासीस मनाया जा रहा है, लोगों की भी बहस चली है। तो नईम साहब, आपको क्या लगता है यौम तासीस, लोगों, सोनिया गांधी की जो है इस तकरीब में शिरकत, ये कांग्रेस का नया जोश व खरोश, चूँकि तेलंगाना बनने के बाद पहली बार कांग्रेस इक़्तिदार में आई है और यकीनन कांग्रेस का इसमें रोल रहा है, इनकार नहीं किया जा सकता। तेलंगाना बनाने में सोनिया गांधी का बड़ा रोल था और अब सोनिया गांधी को एजाज़ देने के लिए बुलाया जा रहा है। तो इस सारे मंजरनामे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सोनिया गांधी उसकी मुस्तहिक़ है जी। गुज़िश्ता 60 साल से तेलंगाना की तहरीक चल रही थी जी। हमारे तेलंगाना के सपूतों ने जानी माली तमाम हर तरीके की कुर्बानियाँ दी जी। बिल्कुल कुर्बानियाँ दी जी। मैं केसीआर की तेलंगाना तहरीक को भी नज़रअंदाज नहीं करूँगा जी। केसीआर ने भी अहम रोल अदा किया, तेलंगाना के तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद किया, एम्प्लॉयज़ को मुत्तहिद किया, खानगी एम्प्लॉयज़ को मुत्तहिद किया, तमाम शुबों को मुत्तहिद किया। वो भी काबिल सताइश इक़दाम है। यही नहीं बल्कि मुल्क के 33 जमातों की तेलंगाना को तायद हासिल करने में उन्होंने अहम रोल अदा किया जी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी की जानिब से अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील दिया जाता है तो उस वक्त टीआरएस थी, टीआरएस को कांग्रेस पार्टी में जम कर दिया जाएगा। तो शायद सोनिया गांधी ने भी सोचा होगा कि तेलंगाना के लोग, नौजवान, तेलंगाना के आवाम के जज्बात है, उसका एहतराम करना चाहिए। जबकि सोनिया गांधी को मालूम है कि अगर अलहदा तेलंगाना तश्कील दिया जाता है तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल। लेकिन सोनिया गांधी ने तेलंगाना के जज्बे को अहमियत दी है, लोग जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसको अहमियत दी है, रियासत तेलंगाना तश्कील पाई है। रियासत तेलंगाना तश्कील पाने के बाद केसीआर ने कांग्रेस में अपनी पार्टी को जम नहीं किया, अलहदा इलेक्शन लड़ा, क्या भी हासिल की। लेकिन जिस वक्त जश्न मनाना चाहिए था उस वक्त सोनिया गांधी को भूलाया गया, कांग्रेस को भुलाया गया। बल्कि 10 साल तक कांग्रेस को जितना नुकसान पहुंचा सकते थे उतना नुकसान पहुंचाने में केसीआर ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। हर बार कांग्रेस के एमएलए जितने भी जीत के आते थे, पहली मरतबा 22 जीत के आए, उसमें से 10-12 एमएलए को आपने ले लिया और उसके बाद फिर सेकंड टर्म में आपके 18 एमएलए जीत के आए, उसमें से आपने 12 से ज़्यादा एमएलए को आपने हासिल कर लिया। तो इस तरह से कांग्रेस को कमज़ोर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण बन के आई और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार हासिल करने में अहम रोल अदा किया। तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकमील पर उन्होंने सोनिया गांधी को मदऊ किया है कि जिस कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को तेलंगाना की माँ करार दे रही है और ये कह रही है कि जिसने तेलंगाना तश्कील दी है उसकी तो
सताइश होनी चाहिए, या फिर इसको एजाज़ से नवाजाना चाहिए, या फिर ज़रा तशक्कुर तो होना चाहिए। दिल्ली पहुंचकर रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को दावतनामा दिया और बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने कबूल कर लिया है दावत, और सोनिया गांधी के ऑफिस से चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को एक मकतूब भी वसूल हुआ है कि सोनिया गांधी आने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले एक खबर आई थी कि सोनिया गांधी ने शिरकत से इनकार कर दिया था, तो इस खबर के बाद कहा जाता है कि रेवंत रेड्डी खुद उनको मनाने के लिए दिल्ली गए थे और उन्होंने पर्सनली उनसे मुलाकात करके उनको कन्विंस किया। बहरहाल यकीनन ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि जो है तेलंगाना की 10 साला जो है यौम तासीस की तकरीबात में सोनिया गांधी भी शिरकत करेंगी। और देखिए एक अहम तरीन बात यहाँ पे केसीआर को भी मदऊ किया गया है। बिल्कुल, केसीआर गवर्नमेंट का सीएम का लेटर देखिए, ये भी एक बहस चली थी, आपने भी देखी होगी खबरों में अखबार में, कि क्या एक प्लेटफार्म पे सोनिया गांधी और केसीआर एक साथ बैठेंगे। चूँकि जो है केसीआर ने, जैसे कि अभी आपने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर ने जिस तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, उसके बाद क्या ये लोग शेयर करेंगे स्टेज। लेकिन अब सोनिया गांधी की जो है यहाँ आमद की खबर के बाद ये जो है बहस ख़त्म हो गई है। जाहिर सी बात है, जब आएंगे तो साथ में बैठेंगे, स्टेज में शेयर करेंगे, और तेलंगाना के आवाम के लिए हो सकता है कुछ जो है कुछ आइन खबरें भी आएँ तेलंगाना के आवाम के लिए, तो हो। चूँकि अब इंडिया इत्तेहाद अगर इक़्तिदार में आ जाता है तो तेलंगाना को स्पेशल जो स्टेटस की जो बात हो रही थी वो भी जो है मिल सकता है। तो इसी जो है बहस के दरमियान में एक मुद्दा ये भी है कि क्या लोगों में जो है, जैसे कि आज हमने देखा कि केटीआर चार मीनार पे पहुंच गए एहतजाज करने के लिए, और उन्होंने कहा कि लोगों से चार मीनार को हटाया जा रहा है, तो इस पे क्या कांग्रेस की जो है पॉलिसी है, या फिर क्या कांग्रेस की जो है मौक़िफ़ है, और क्या आपकी नज़र है? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि तेलंगाना को लोगों को तब्दील करने की बात चीफ मिनिस्टर ने खुद कही थी जी। इसके बाद रियासत में लोगों ने चार मीनार और काकतिया की जो कमान है उसको हटाने की मुखालिफत की है, BJRS ने मुखालिफत की है, KTR ने एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चार मीनार के दामन में जी। BRS पार्टी ने वरंगल में काकतिया जहाँ है वहाँ पर भी प्रोटेस्ट किया है। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने भी इसकी मुखालिफत की है, जिसके बाद हुकूमत ने फ़िलहाल तराने को तो खतिया दे दी है, लेकिन सरकारी जो लोगो है उसको तब्दील करने के फैसले को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने कल ये कहा है कि वो असम्बली के इजलास में इस मसले पर तमाम सियासी जमातों की राय हासिल करेंगे, इसके बाद ख़ताई फैसला करेंगे। इस तरह की उन्होंने बात की है। तो मैं समझता हूँ कि आर्जी तौर पर तो लोगों का तब्दील करने का मसला टल गया है। तो यकीनन नाज़रीन, जैसे कि आज हमने जो है ख़बर ख्याल में बात की, कौमी सियासत की, और मुल्क के सबसे बड़े जो है जमहूरी अमल की भी हमने बात की, और यकीनन रियासत तेलंगाना का भी जो है आज यौम तासीस के हवाले से इस पे बात करना बहुत अहम मौजू था हमारे लिए, तो इसको भी हमने मौजू बनाया। इसी के साथ हम आज हमारे इस ख़ास प्रोग्राम ख़बर ख्याल को इख्तिताम पज़ीर करते हैं। मैं नईम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।